बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर जो है वो 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट हुआ था बाय एफपीएससी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स ऑन जनवरी 1st 1999। 1 जनवरी 1999 को कौन सी जो करेंसी है वो लॉन्च हुई थी? तो उस करेंसी का नाम है ग्यूरो। ग्यूरो इज द करेंसी जिसको 1 जनवरी 1999 को लॉन्च किया गया था और ये 20 कंट्रीज हैं तकरीबन यूरोपीय यूनियन के जिनके अंदर इस करेंसी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं? टोटल जो इसके अंदर है वो 4 कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज आर इन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आइसलैंड है, लिक्टनस्टेन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ये वो 4 कंट्रीज हैं जिनके दरमियान एक एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड का और ये जो चारों कंट्रीज हैं वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1960 is to referred as the year of Africa due to the independence of dash African nations in that year। 1960 में जो अफ्रीका के कई ममालिक हैं उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से जो है वो इंडिपेंडेंस गेन की थी और वो जो नेशंस हैं उनकी जो टोटल तादाद थी वो 17 थी। 17 अफ्रीकन नेशंस गॉट इंडिपेंडेंस इन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The Algerian Revolution was major armed conflict between Daesh and the Algerian National Liberation Front (FLN)। किस कंट्री के खिलाफ जो है वो अल्जेरिया ने जंग लड़कर अपनी आज़ादी हासिल की थी? तो उस कंट्री का नाम है फ्रांस। फ्रांस के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी और ये जो जंग है ये तकरीबन 8 साल 1954 से लेकर 1962 तक ये जारी रही थी। तो फ्रांस इज द कंट्री जिसके खिलाफ अल्जेरिया ने जंग लड़ी थी तकरीबन 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कॉमनली एज एशियन is a political and economic union of dash states in South East Asia। जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी स्टेट शामिल हैं और इनकी जो टोटल तादाद है साउथ ईस्ट एशियंस में उनकी तादाद है 10 स्टेट्स आर इन एशियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In dash the WHO ended its global health emergency regarding COVID। WH stands for World Health Organization। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपनी जो कोविड इमरजेंसी है उसको कब खत्म किया था? तो उन्होंने जो है वो 2023 में अपनी कोविड इमरजेंसी जो है उसको खत्म कर दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि अब कोविड इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। और ये कोविड क्या है आपको पता है? कोविड स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर चाइना से और ये स्प्रेड किया था पूरी वर्ल्ड के अंदर। इसको जो है वो पेंडेमिक कहा गया था। पेंडेमिक ऐसी वबा होती है जो एक से ज्यादा ममालिक में फैल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। साइक्लोन डैश द लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्डेड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द हिस्ट्री के अंदर सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा है? पहले देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म जो होता है, हवा का जो रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म होता है आमतौर पर ओशंस के अंदर, उनको हम बोलते हैं साइक्लोन्स। और ये जो सबसे जो लंबा साइक्लोन है वो फ्रेडी है। फ्रेडी उसका नाम है जी। कितने दिन तक रहा? 36 दिन तक। किस डेट से लेकर? 4 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2023 तक इसका ड्यूरेशन है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है हिस्ट्री का दैट इज कॉल्ड टाइफोन हायोन। और जो सबसे जो है वो बड़ा साइक्लोन है दैट इज कॉल्ड ग्रेट भोला साइक्लोन। ये उनके नाम है। जो सबसे बड़ा साइक्लोन है और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको टाइफोन बोलते हैं और जो जिसकी ड्यूरेशन सबसे लंबी है उसको हम बोलते हैं फ्रेडी। फ्रेडी का क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड इसकी ड्यूरेशन भी देख लीजिए 36 डेज है और कब से लेकर कौन सी डेट्स में है जी? 4 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2023 तक जो है वो फ्रेडी रहा था। और ये जो इंडोनेशियन कोस्ट है, इंडोनेशियन कोस्ट यानी जो इंडोनेशिया कंट्री है उसके साहल पर ये स्टार्ट हुआ था और ये आमतौर पर जो है बहरे हिंद जो आपका इंडियन ओशन है उसके अंदर जो है फ्रेडी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 वाज।
2023 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी थी जी? तो जो जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज 0.29%। 0.29% वाज जीडीपी ग्रोथ इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 22-23 द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर स्टूड एट ड्यूरिंग द FY23। FY स्टैंड्स फॉर फिस्कल ईयर। तो कितनी जी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी? 1.55%। राइट आंसर इज 1.55% जो है ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 22-23 व्हाट इज द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान? जो सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है वो है 58%। 58% इज द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 22-23 पर कैपिटा इनकम, यानी एक शख्स की जो इनकम है, एवरेज इनकम पाकिस्तान के अंदर वो कितनी है? वो है जी $1568। ऑप्शन ए इज करेक्ट। $1568 जो है वो एक बंदा पाकिस्तान में एवरेज एक साल में एक शख्स तकरीबन $1568 जो है वो इनकम अर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इन पाकिस्तान इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? पाकिस्तान में वो इदारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी होती हैं जिससे मुल्क की मुआशत को जो है वो मजबूत किया जा सके। और SEP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो है मुख्तलिफ जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, उनके फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है कि उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं। और SCCP का जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान की सिटी कराची में मौजूद है। कराची इज द सिटी वेयर हेड ऑफ SCCP है, उसका हेडक्वार्टर है जी SCCP का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF का जो मौजूदा डायरेक्टर कौन है जी? उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इज द सिटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to the economic survey of Pakistan 22-23 what wheat production was recorded in fiscal year 23। wheat production total कितनी हुई है जी? तो पाकिस्तान का जो टोटल wheat production है 22-23 के अंदर that is 27.63 मिलियन टन। 27.63 मिलियन टन जो है वो wheat production है 23 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान इज रैंक्ड डैश आउट ऑफ 142 कंट्रीज ऑन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के हवाले से काफी पीछे है जी। कौन सा नंबर है पाकिस्तान का? तकरीबन पाकिस्तान का जो वो 125वां नंबर है अभी रूल ऑफ लॉ के हवाले से। रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कि पाकिस्तान में जस्टिस किस हद तक प्रिवेल करता है, उस बेस पर इसकी रैंकिंग होती है। और पाकिस्तान का जो रैंक है वो 125 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Pakistan is ranked dash out of 146 countries on the World Economic Forum Global Gender Gap Index। जेंडर गैप यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान के अंदर मेल और फीमेल के दरमियान, मेल अर्निंग और फीमेल अर्निंग के दरमियान, तो उसमें जो है पाकिस्तान का रैंक कौन सा है? पाकिस्तान इसमें भी काफ़ी पीछे है। और तकरीबन पाकिस्तान का जो रैंक है, पाकिस्तान का जो दर्जा है वो 142nd है। पाकिस्तान इज एट 142nd नंबर जेंडर गैप वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वाज द विनर ऑफ अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024। 2024 में अजलान शाह का जो विनर कौन है जी? विनर है जापान। और ये जो फाइनल हुआ था दैट वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड जापान। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल हुआ था। जापान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है फाइनल जीत लिया था। और इसकी डिटेल ये है कि जो स्कोर था वो 2-2 था मैच एंड तक। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें जापान ने गोल किया था। और इस तरह जो जापान है वो एक्स्ट्रा टाइम में पाकिस्तान को हराकर अजलान शाह हॉकी कप जीता था 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, डिस्क्लोजर ऑफ विच इंफॉर्मेशन कुड काज अ ग्रेव डेंजर टू इंटरेस्ट ऑफ स्टेट।
कौन सा जो सीक्रेट है जिसको अगर आप रिवील कर दें तो वो इस रियासत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो जो एम्बेसी की लैंग्वेज है, जो स्टेट टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप किसी सूरत भी रिवील नहीं कर सकते। अगर आप उनको रिवील कर देंगे तो स्टेट के लिए शदीद खतरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अ लॉफुल कमांड मीन्स, एक कानूनी हुक्म का क्या मतलब है? लॉफुल कमांड क्या है जी? ऑप्शन ए, कमांड गिवन बाय लीगल ऑफिसर, बीटा कमांड गिवन बाय राइटिंग, चार्ली कमांड गिवन बाय सुपीरियर ऑफिसर, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो ऐसी कमांड जो इन रिटन दी जाती है उसको हम लॉफुल कमांड कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी कमांड, ऐसा हुक्म जो सुपीरियर की तरफ से इन राइटिंग आता है उसको हम लॉफुल कमांड कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइबर लॉज इन पाकिस्तान इंक्लूड, साइबर लॉ में क्या इंक्लूड है जी? ऑप्शन ए देखें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ये भी जो है वो साइबर लॉ का हिस्सा है। बीटा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम बिल 2007, ये भी साइबर लॉ का हिस्सा है। यानी इसका जो आंसर बनता है वो बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों ऑर्डिनेंस जो है 2002 का भी और 2007 का भी, ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान के साइबर लॉ का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लेस इंक्लूड, जगह से क्या मुराद है? प्लेस मीन ऑप्शन ए, एनी बिल्ट अप बिल्डिंग और अदर परमानेंट स्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग जो तामीर शुदा हो या जो मुस्तकिल जगह हो। और बीटा ऑप्शन क्या है? एनी टेम्परेरी बिल्डिंग, टेंट, बोथ और अदर स्ट्रक्चर। तो जो ऑप्शन अल्फा है और बीटा है ये दोनों प्लेस की डेफिनेशन है। थर्ड देखिए, एनी एरिया इन यूज, हर वो एरिया जो आपके इस्तेमाल में हो, वेदर एनक्लोज्ड और ओपन। ये जो तीसरी ऑप्शन है ये ऑप्शन ए को भी कवर करती है और ऑप्शन बी को भी कवर करती है। तो इसका फिर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा ऑल ऑफ दीज। यानी ये जो तीनों सिचुएशंस हैं उन तीनों सिचुएशन के अंदर हम उसको प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंक्लूड, इसमें जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स में क्या इंक्लूड है? नंबर 1 देखें, अल्फा, द राइट टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन, ये शामिल है जी कि इंसान को हक मिलना चाहिए कि वो एक इंसाफ वाले माहौल में काम कर सके, एक फेवरेबल माहौल में काम कर सके। बीटा देखें, द राइट टू सोशल प्रोटेक्शन, कि इंसान को सोशल प्रोटेक्शन मिले, टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका लिविंग स्टैंडर्ड एडिक्वेट हो, एंड द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये दोनों ही जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के अंदर आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, बोथ ए एंड बी, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेन कन्वेंशन ऑफ यूएनएचआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स, जो यूएनएचआर है उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन अल्फा देखें, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। तो ये शामिल है जी यूएनएचआर में कि आप जेनोसाइड क्राइम नहीं करते। जेनोसाइड से मुराद क्या है? कि आप किसी की नस्ल कुशी स्टार्ट कर दें, जैसे बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कशी की गई, जैसे अभी गजा के अंदर जो मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। यानी किसी एक जगह से, किसी एक फिरके, किसी एक मजहब या किसी एक नस्ल के तमाम लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया जाए या कत्ल करने की कोशिश की जाए, उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। तो ये जो जीनोसाइड प्रिवेंशन है ये यूएनएचआर में शामिल है। सेकेंड देखिए जी, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, यानी ऐसे पर्सन्स जो डिसेबल हैं उनको भी उनके प्रॉपर जो राइट्स मिलने चाहिए, ये भी यूएनएचआर में शामिल है। चार्ली देखिए, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये जो ऑप्शन है ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो है वो बीटा ऑप्शन दोबारा से रिपीट हो रही है। तो अगर बीटा करेक्ट है तो चार्ली भी करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एज सच पेपर से उठाए गए हैं, तो इट मीन्स कि पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है दैट इज ऑल ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जो है वो 2010 में पास किया गया जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान जो है इसको पास किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और अभी जो यूसुफ रजा गिलानी है वो पाकिस्तान के जो है चेयरमैन सेनेट हैं। चेयरमैन सेनेट जो है वो मौजूदा जो चेयरमैन सेनेट हैं वो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी,
Whoever commits the offense of money laundering shall be punished with rigorous imprisonment for the term which shall not be less than dash years but which may extend to 7 years। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी मिनिमम सजा कितनी है। उसकी जो मैक्सिमम सजा है वो तो 7 साल है और जो मिनिमम सजा है उसकी जी पनिशमेंट वो 3 इयर्स है। जो बंदा एक्यूज्ड है मनी लॉन्ड्रिंग में और उसके ऊपर जो है वो एक्यूज जो एक्विजिशन प्रूव हो जाए तो उसको कम अज कम 3 साल से कम उसको सजा आप नहीं दे सकते। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज बीटा 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्टा वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। नेक्टा जो है नेशनल जो है वो टेररिज्म एक्ट है, एक इदारा है जिसमें तमाम फोर्सेस के पर्सनल शामिल किए गए थे। इसको कब बनाया गया, इसकी जो टेम्परेरी जो इसकी फॉर्मेशन थी वो 2008 में हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त तक इसको कोई प्रॉपर जो है वो एक लीगल सपोर्ट हासिल नहीं थी। फिर 2013 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया और जो नेक्टा है उसको बाकायदा जो है एक इदारा बना दिया गया जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन, रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज एप्लीकेबल इन। प्ली ऑफ एलिबी से क्या मुराद है जी? ये क्रिमिनल जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, जब क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर एक टर्म यूज होती है कि ऐसा शख्स जो किसी मुकदमे में नामजद है, जो किसी मुकदमे में नामजद है कि फला जगह पर क्राइम हुआ था तो ये बंदा उसमें नामजद है तो वो प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है। प्ली ऑफ एलिबी क्या है कि अगर बंदा ये साबित कर दे कि जब क्राइम हुआ था तो उस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था, अगर वो इस बात को साबित कर दे तो जो कोर्ट है वो उसको फिर रिलीफ दे देती है कि अगर आप उस जगह पे मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि आपने क्राइम नहीं किया। इसको बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबी और ये आमतौर पर जो है वो क्रिमिनल केसेस में इसको यूज़ किया जाता है कि अगर जो कोई पर्सन है वो ये साबित कर दे कि उसने जो है वो क्राइम वाली जगह पर मौजूद ही नहीं था तो उसको फिर रिलीफ मिल जाता कोर्ट से, तो इसको क्रिमिनल केसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। ये जो बनती हैं जी इंक्वायरी कमेटीज बनती हैं वो अपनी जो रिपोर्ट है वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश करती हैं, कोर्ट के सामने भी नहीं पेश करती हैं, वो किसी भी अथॉरिटी को जवाबदेह नहीं होती, बल्कि जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो उस मामले की इंक्वायरी कर रहा होता है उसके सामने जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुरान पाक की पहली सूरत का नाम क्या है जी? कुरान पाक की जो पहली सूरत है वो सूरह फातिह है। सूरह फातिह पहली सूरत है, इसको हम जो है वो उम्मुल किताब भी कहते हैं, सूरह शिफा भी कहते हैं। और जो सूरह फातिह है ये ऐसी सूरत है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई है, एक दफ़ा मक्का में नाजिल हुई है और फिर एक दफ़ा मदीना में नाजिल हुई है, इसलिए उसको मक्की भी कह सकते हैं और मदनी, दोनों सूरतें कहते हैं इसको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसारफ़ ज़कात कितने हैं जी? ज़कात को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो टोटल जो मुसारफ़ हैं ज़कात के वो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग़ज़वा उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? ग़ज़वा उहद में तकरीबन 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे और इस जंग के पस मंज़र में स्टार्ट में मुसलमानों ने फ़तह हासिल की थी। जैसा कि आपके इल्म में है, दर्रे के ऊपर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को मुतय्यन किया था कि चाहे फ़तह हो या शिकस्त हो आपने ये जगह नहीं छोड़नी। तो मुसलमानों को जब पहले फ़तह मिली तो उन्होंने देखा कि चूँकि कुफ़ार भाग चुके हैं तो अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए आ गए थे। तो पीछे से जो है वो कुफ़ार ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में जब पीछे से हमला किया, दर्रे वाली जगह को खाली देखा, तो उस बैक अटैक के दौरान जो है वो मुसलमानों की शहादतें ज़्यादा हुई थी और तकरीबन जो है वो 70 के करीब मुसलमान जो है वो इस हमले में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हज़रत अली का लक़ब क्या है जी? हज़रत अली का जो लक़ब है वो हैदर। हैदर जो है वो हज़रत अली का लक़ब है और जो सिद्दीक है वो हज़रत अबू बकर का लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिदुल हराम कहाँ वाक़या है जी? मस्जिदुल हराम मक्का शरीफ के अंदर वाक़या है। मक्का शरीफ की जो मस्जिद है जिसमें खाना काबा मौजूद है उसको हम मस्जिदुल हराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हबशा के बादशाह का नाम क्या था जी? हबशा के बादशाह का नाम था नजाशी। नजाशी नाम था जी उसका। खुसरू जो है ये ईरान का बादशाह था, ये वो बदबख्त था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़त मुबारक है उसको चाक किया था। और जो मकूकस है, मकूकस वो शाह मिस्र था।
शाह मिस्र था उस वक़्त मकूकस, और जो खुसरू था वो शाह ईरान था, और जो नजाशी था वो हबशा का बादशाह था, जिसकी तरफ मुसलमानों ने हिजरत भी की थी और मुसलमानों को उसने पनाह भी दी थी, और फिर बाद में इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। और इनके बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि ये जो 3 हबशी हैं वो जन्नत के सरदारों में से हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी हैं, ये जो है ये जन्नत के सरदारों में से हैं। हज़रत लुकमान जिनका जिक्र कुरान पाक में है वो भी हबशी नस्ल थे, वो भी जन्नत के सरदारों में से हैं। और हज़रत सैयदना बिलाल वो भी हबशी नस्ल है, वो भी जन्नत के सरदारों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कुरान पाक कितने अरसे में नाजुल हुआ? कुरान पाक का जो टोटल अरसा है जी वो तकरीबन 23 साल बनता है। 22 साल और 6 या 7 माह कोई अरसा बनता है इसका, लेकिन नॉर्मली अगर आप लिटरेचर में इसको सर्च करेंगे तो इसका जो अरसा है वो तकरीबन 23 साल लिखा हुआ है। 23 साल के अरसे में कुरान पाक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर नाजुल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं जी? तो कुरान पाक में जो कुल रुकू हैं वो 558, 3 ऑप्शन दिए गए थे जी, 545, 640 और 540, तीनों रॉन्ग हैं। जो असल तादाद है रुकू की वो 558 रुकू हैं कुरान पाक में। ये था जी आज का पेपर। आई होप कि आपके नॉलेज में अच्छा खासा इजाफा हुआ होगा। तो बेटा अहम बात कि MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा जो है वो यूट्यूब पर चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पास्ट पेपर से रेलेवेंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, 1 पेपर इंग्लिश लेक्चर, वो हमारी जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर जो है वो उनको देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा पेज है, हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।